तो बच्चों लास्ट क्लास में सेल्फ एनर्जी ऑफ होलो स्फीयर तक किया था हम लोगों ने, है ना। अब उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं अब अ, देखो उस पे कुछ और एग्जांपल्स लेने बाकी हैं हमको, है ना। उस पे कुछ और एग्जांपल्स लेने बाकी हैं, वो एग्जांपल्स लेंगे। देखिए किस तरीके के। अच्छा, अब आप ये चीज फील करना कि भाई सेल्फ एनर्जी का यूज कब करना पड़ता है, कब नहीं करना पड़ता, है ना। मान लो हमें कहा जाए कि ये एक कैपिटल क्यू चार्ज का हॉलो स्फीयर है और एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इसकी सरफेस से आर डिस्टेंस पे है पॉइंट ए पर, और इसका सेंटर है ओ, इसकी रेडियस है आर। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन शिफ्टिंग द चार्ज स्मॉल क्यू slowly from position A to position O। इस स्मॉल क्यू चार्ज को ए से ओ पोजीशन तक शिफ्ट करने में कितना एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, है ना। ये ये इसको अपन फिक्स ही रख रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा। हाँ समझाएंगे, अभी समझाएंगे, नेगेटिव वर्क डन भी समझाएंगे। पहले इस वाले सवाल को तुम सॉल्व करो, नेगेटिव वर्क डन भी समझाएंगे। तो बेटे जो कंसेप्ट इसमें लगेगा वो क्या लगेगा,
कुछ आंसर्स आए हैं क्या हमारे पास? 2-3 आंसर्स आए, एक गलत है, 2 सही। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस पार्टिकल का चार्ज इंटू के क्यू बाई आर, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पार्टिकल का चार्ज इंटू ए पॉइंट का पोटेंशियल, दैट विल बी के क्यू बाई टू आर। तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाई आर माइनस के क्यू क्यू बाई टू आर। तो ये के क्यू क्यू बाई टू आर की वैल्यू ऐसी। यस आता। अब देखो, आप कहोगे सर इसमें आपने इसकी सेल्फ एनर्जी तो लिखी नहीं। देखो, अगर हम सेल्फ एनर्जी लिख भी देते तो क्या होता? क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पे कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो इंटैक्ट है, जैसा पहले कॉन्फ़िगरेशन में था वैसा ही बाद में भी है। तो अगर मान लो हम ऐसे लिखें कि सिस्टम की इनिशियल एनर्जी लिखें हम, ठीक है? और सिस्टम की एक्चुअल में कैसे करना चाहिए, देखो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन इसका क्या है, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी को कैसे लिखना चाहिए? सेल्फ एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, और इंटरेक्शन की एनर्जी तो के क्यू बाई टू आर इंटू स्मॉल क्यू। और इस सिस्टम की फाइनल एनर्जी कैसे लिखेंगे? वो होगी के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, सेल्फ एनर्जी तो अभी भी इतनी है, और इंटरेक्शन की एनर्जी के क्यू बाई आर इंटू स्मॉल क्यू। अब आप सिस्टम की फाइनल एनर्जी में से सिस्टम की इनिशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, के क्यू स्क्वायर बाय टू आर से के क्यू स्क्वायर बाय टू आर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? के क्यू क्यू बाई आर माइनस के क्यू क्यू बाई टू आर। तो के क्यू क्यू बाई टू आर आंसर अपना आ जाएगा। हाँ, अल्टीमेटली जो चेंज आया है वो तो इसी वाली एनर्जी में आया ना, इंटरेक्शन वाली में। तो ऐसे केस में क्या है, हम सेल्फ एनर्जी को अगर इग्नोर भी कर देते हैं तो आंसर पे हमारे फर्क नहीं पड़ता है, या वर्क डन वगैरह की कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ता, राइट? हाँ, लेकिन यदि हमें कुछ ऐसा पूछा जाता है, अगले पेज पे चले बच्चों, ये पॉइंट क्लियर है सबको? वो हॉलोस्फेयर के अंदर कैसे लेके आए? वो मान लो ले आए अपन, थोड़ी बहुत ओपनिंग रही होगी यहाँ पे, उस ओपनिंग से के थ्रू ले आए उसको, ठीक है? हम मान सकते हो कि देयर इज अ वेरी स्मॉल ओपनिंग, यहाँ पर थोड़ी सी ओपनिंग है, उसके थ्रू ले आए हैं, ठीक है? उस ओपनिंग का चार्ज बहुत छोटा सा होगा, छोटे चार्ज से तो फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये नेगेटिव वर्क कब करना पड़ता है, ये समझाइए। मतलब नेगेटिव वर्क समझ में नहीं आता हमको। तो देखो बेटे, नेगेटिव वर्क में क्या है, मान लो इसी वाले क्वेश्चन में हम एक पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक है, जो कि और आर डिस्टेंस बाहर, और हमसे कहा जाए कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम कैलकुलेट वर्क डन बाय external force in moving
small q charge slowly from position A to position B. A से B पोजीशन तक लेकर जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो इसमें जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, डायग्राम डायग्राम इस क्वेश्चन का देख लो, ये रहा बेटे। देखिए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को क्या लिखोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। पोटेंशियल एनर्जी एट बी को क्या लिख देंगे बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी एट बी को लिख देंगे स्मॉल क्यू इंटू के क्यू बाई 3r, और पोटेंशियल एनर्जी को लिख देंगे स्मॉल क्यू इंटू के क्यू बाई 2r। तो क्या आ गया? के क्यू क्यू 1/3 माइनस 1/2 ऐसा आ गया। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 6r। ठीक है। अब देखो बेटे, इसमें नेगेटिव वर्क क्यों करना पड़ा, है ना भाई? इसलिए करना पड़ा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी फील क्या है? इसकी फील ये है कि ये आपके पास स्फीयर है और इसका चार्ज पॉजिटिव है, और इसके सामने एक पॉइंट चार्ज रखा था, उसका भी चार्ज पॉजिटिव है। अगर इस पॉइंट चार्ज पे मैं कोई फोर्स ना लगाऊं और इसको ऐसे ही छोड़ दूं, तब भी क्या होगा? ये अपने आप ए से बी भी पहुंच जाएगा, लेकिन क्योंकि ये स्फीयर इसको रिपेल कर रहा है, और अपने आप पहुंच जाएगा, और ना सिर्फ पहुंचेगा, बिल्कुल धूमधाम के साथ
बैंड बाजे के साथ पहुंचेगा, नाचता कूदता हुआ वेलोसिटी के साथ पहुंचेगा वहां, काइनेटिक एनर्जी के साथ पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि स्फेयर इज एनीवेज रिपेलिंग स्मॉल क्यू चार्ज, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिलीज इट। लेकिन सवाल में हमसे कहा है कि भाई इतना धूम धड़ाके के साथ नहीं पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है? स्लोली पहुंचाना है, ए से बी विदाउट चेंज इन करंट, धीरे धीरे जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये जाएगा इधर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, और हमें एक्सटर्नल एजेंट को इसको स्लोली मूव कराने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा पीछे। ठीक है, तो ये भाग रहा है, आगे भाग रहा है, लेकिन हमें इस पर किधर किधर फोर्स लगाना पड़ रहा है? पीछे फोर्स लगाना पड़ रहा है। स्लोली से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई ना बेटे? भाई अल्टीमेटली हम इक्वेशन कौन सी लगाते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उससे हमारे पास आता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को कितना करना पड़ रहा है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखने में ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो का बहुत बड़ा महत्व है। सेम फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो रिपल्शन टाइप का लगेगा, तो एक्सटर्नल एजेंट को उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स पीछे लगा के रखना। तो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, राइट? तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स का वर्क नेगेटिव आ जाएगा। अगर सोचो कुछ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता, तो फिर एक्सटर्नल एजेंट में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिखना पड़ता ना। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई सबको? अच्छा देखो, मान लो जैसे ऐसा है कि हमने क्या किया, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू चार्ज ला करके और एक हॉलो स्फेयर तैयार कर लिया। ठीक है, मैं टुकड़ा टुकड़ा करके चार्ज लेकर के आया हूँ, और इनके बीच में मतलब थोड़ा गैप गैप ऐसे। और ये जो सारे जो स्मॉल पीसेस हैं, इनको हमने क्या किया हुआ है अभी? किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से पकड़ के रखा हुआ। ठीक है, और ये इसका सेंटर है ओ, रेडियस है आर, और टोटल चार्ज है इसका कैपिटल। अब अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स की मदद से चारों तरफ से पकड़ा हुआ है इसका, अगर मान लो वो फोर्स हटा दूं मैं, तो क्या होगा? वो फोर्स अगर हटा दूं तो क्या होगा? एक्सपैंड होगा, है ना?
दूर जाएंगे। तो इसमें अगर हमसे देखो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि when the sphere is released from rest, from the position shown, then find the kinetic energy acquired by it when its radius becomes 2. Find the kinetic energy acquired by it when its radius becomes 2r. और दूसरे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है, find work done by external agent on the sphere so that it expands slowly from capital R to R. तो देखो भाई, पहले पार्ट में कैसे करेंगे? वर्क डन बाय, या क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, implies मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दें। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। तो इससे क्या आ जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल को लिख देंगे के क्यू स्क्वायर बाई 2r, सेल्फ एनर्जी वाली ही एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को लिख देंगे के क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू नई रेडियस दैट इज 2r प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, के क्यू स्क्वायर बाई 2r माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4r। तो वो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 4r। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे भाई? सेकंड पार्ट की बात करो तो वो हो जाएगा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग ही रहा है, उसी का वर्क निकालना है हमें। तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं करेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। ऑल फोर्सेस के वर्क में क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का वर्क। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क आ जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बराबर आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये इक्वेशन आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो एक्सटर्नल एजेंट का जो भी वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करने के ही काम आएगा। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो वो आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4r। मतलब इस केस में देखो क्या है
एक्सटर्नल एजेंट को नेगेटिव वर्क करना पड़ा ताकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ना आ जाए। अगर एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क नहीं करता, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी। तो क्या होता, वो पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आती, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। तो एक्सटर्नल एजेंट ने क्या किया, नेगेटिव वर्क करके उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होने दिया। ये बात समझ में आई बेटे अब तुमको कि ये नेगेटिव वर्क की मैं क्या बात कर रहा था? एक्सपांशन के दौरान इस तरह से एक्सटर्नल एजेंट को नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। सर सेल्फ एनर्जी या के क्यू क्यू बाई आर कब लगाएंगे? भाई देखो, इसमें क्या है, इसमें के क्यू क्यू बाई आर वाला फॉर्मूला की तो बात ही नहीं बनती, क्योंकि और दूसरा चार्ज तो है ही नहीं। तो इस शेल, पूरे शेल की वजह से अगर आप के क्यू बाई आर पोटेंशियल लिखते हो, तो उस पोटेंशियल को किस चार्ज क्यू से, स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई करोगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाए? तो वाला तो कोई मतलब होता ही नहीं है ना? इस केस में पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, वो सेल्फ एनर्जी वाली में ही चेंज आ रहा है, सेल्फ वाली में ही आ रहा है। तो इसमें तो के क्यू स्क्वायर बाई टू आर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। नोट कर लिया भाई सबने ये? अगले पेज पे चलें। ओके। देखो अब इसमें कुछ इस तरह के केसेस भी मैं लेता हूँ, और थोड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाती है और जटिल हो जाती है समस्या, जिसमें आपको सेल्फ एनर्जी भी लेनी होती है, इंटरेक्शन भी लेनी होती है। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि अ, ये एक आर रेडियस का हॉलो स्फेयर है, क्यू चार्ज है इसका, और इसके सेंटर पे एक, फिर से कैपिटल क्यू चार्ज ही रखा। ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in slowly reducing the radius of the sphere from r to r by 2. In slowly reducing the radius of the sphere from r to r by
कई आंसर्स आए हैं और अलग अलग आंसर्स आए हैं। हाँ, सेंटर में भी चार्ज है बिल्कुल। 3 kq² / 2r, 3 kq² / 2r, 3 kq² / KQ/2r। KQ/2r क्यों लिखा है, ये तो डायमेंशनली गलत है। KQ² / 2r। अब देखो इसमें बेटे क्या होगा कि ये तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है ही। अगर हम फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम की देखें तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की आ जाएगी। अब कंसेप्ट तो हम क्या लगाएंगे, सिंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो implies work done by external agent is equal to change in potential energy। तो क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं अपन, है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सेल्फ वाली पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरैक्शन वाली पोटेंशियल। देखो स्फेयर और क्यू के चार्ज में आपस में भी तो इंटरेक्शन होगा, तो सेल्फ वाली एनर्जी तो लिख दूंगा, फाइनल फाइनल लिख रहे हैं KQ² / 2 इंटू R/2। और इंटरेक्शन की एनर्जी कैसे लिखेंगे, किसी भी एक को सोर्स मान लो, दूसरे को टेस्ट मान लो, है ना। तो जैसे मान लो इस पॉइंट चार्ज को सोर्स मान लेता हूँ, तो इसकी वजह से स्फेयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल फाइनल में KQ/R/2 हो जाएगा, और स्फेयर के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। या अगर तुम देख सकते हो स्फेयर को सोर्स मानते हो और इसको टेस्ट मानते हो, तब भी वही आता, KQ/R/2 इंटू क्यू। तो क्या हो गया, ये टोटल इसकी वैल्यू निकाल लो तुम, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये 3 kq² / r आ गया। फाइनल स्टेट में सिस्टम की एनर्जी 3 kq² / r आ गई। इनिशियल कैसे लिखेंगे, इनिशियल भी वही सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरैक्शन वाली एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी हो जाएगी KQ² / 2r, ये अकेले स्फेयर की आई है। और इंटरैक्शन की एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियली KQ/r इंटू क्यू। तो ये आ गया 3/2 KQ² / r। अब वर्क डन क्या है बेटे, जैसा हमने लिखा था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट सिंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो इज U फाइनल माइनस U इनिशियल 3 kq² / r माइनस 3/2 kq²/r। तो ये आ जाएगा 3/2 kq²/r। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों सबको।
किसी को कोई डाउट भाई? अब ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको सेल्फ की भी जरूरत पड़ेगी और इंटरेक्शन एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी, दोनों एनर्जी लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों दोनों कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है ना। देखो ध्यान दो, अपन पढ़ते थे बचपन में, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट चार्ज की स्फेयर के रिलेटिव भी पोजीशन चेंज हो रही है, और स्फेयर के आपस के चार्ज की आपस एक दूसरे के रिलेटिव भी पोजीशन चेंज हो रही है। तो दोनों तरह के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, इस वजह से ये ऐसा। ओके, और देखो, मान लो जैसे हमसे कुछ ऐसा कहा जाए कि अ, हमारे पास क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक spherical shells having charge and radius as shown. Find the potential energy of system. और एक बार अगर ये हो जाता है, फिर दूसरा पार्ट क्या है हमारा, कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन slowly compressing the minus q2 charge from R2 to radius R.
इनर स्फीयर इज फिक्स्ड, यस, इनर स्फीयर को कहीं मूव नहीं कर रहा। देखो पहले पार्ट का आंसर देखते हैं क्या आता है। पार्ट 1 है ना, देखो क्या होगा, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर 1 प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर 2 प्लस एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 1 एंड, अब सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 तो लिख देंगे के क्यू वन स्क्वायर बाई 2r1, सेल्फ एनर्जी ऑफ 2 लिख देंगे के माइनस क्यू टू का होल स्क्वायर बाई 2r2 प्लस इंटरैक्शन की एनर्जी लिख देंगे 1 और 2 के बीच। अब ये इंटरैक्शन की एनर्जी कैसे लिखें, देखो किसी भी एक को सोर्स मान लो और दूसरे को टेस्ट मान लो, तो हम क्या करते हैं, माइनस क्यू टू को टेस्ट मान लेते हैं। अब माइनस क्यू टू का चार्ज जहां पर है, उन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल Q1 की वजह से लिख देते हैं, तो क्या वो के Q1/R2 ऐसा हो जाए, बाहर वाले पॉइंट हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लिखनी पड़ेगी। आप उल्टा भी लिखते, अगर आप माइनस Q2 की वजह से पोटेंशियल लिखते और Q1 के चार्ज से उसको मल्टीप्लाई करते, तब भी आंसर यही आता। ये वाली टर्म को ठीक से समझ लो, ये टर्म लिखने में कई लोगों को दिक्कत होती है, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये दोनों तो लिख ही देते हैं सबको, ठीक है। कई लोग सेल्फ 2 की एनर्जी को नेगेटिव लिख देते हैं, जो कि गलत है। माइनस चार्ज का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो फाइनल आपके पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब अभी वाली कॉन्फ़िगरेशन में के क्यू वन स्क्वायर बाई 2r1 प्लस के क्यू टू स्क्वायर बाई 2r2 माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई, ये बात कितने लोगों के समझ में आई है या कुछ कंफ्यूजन। R2 माइनस R1 नहीं होगा बेटे, क्योंकि पोटेंशियल जब लिखते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लिखते हैं ना,
जैसे इस Q1 पूरे Q1 चार्ज की वजह से आप इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखोगे तो यहाँ से डिस्टेंस काउंट होगी। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थोड़ी काउंट होगी। समझ में आएगा? ये पूरी डिस्टेंस काउंट। तो R2 माइनस, अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं साहब यहाँ पर इस वाले डेनोमिनेटर में इंटरेक्शन में R2 माइनस R1 लिखते हैं, नहीं, वो R2 ही आएगा। एक स्फेयर के बाहर जब पोटेंशियल लिखते हो तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ही आता है ना, ये डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस आता है। ये समझ में आया भाई सब लोगों को, या इसमें कोई डाउट है किसी को? वो R कैसे आया भाई? देखो R कैसे आया। अच्छा तुम इतनी सिंपल सी बात ऐसे समझो ना, जैसे मैं तुम्हें एक पिछले क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। अम्म, ये रहा। अब देखो, अगर मुझे इस स्फेयर की और इस पॉइंट चार्ज की इंटरेक्शन की एनर्जी लिखनी होती तो कैसे लिखता? क्या लिखते हैं अपन? ए पॉइंट पर एनर्जी कैसे लिखते हैं? इसका चार्ज स्मॉल क्यू मल्टीप्लाइड बाय स्फेयर की वजह से पोटेंशियल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखा था? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर गिना था कि नहीं गिना? तभी तो यहाँ पे 2R आया था डिनोमिनेटर। अब अगर आप कई सारे ऐसे 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 चार्ज बना दोगे पूरे, तो सबसे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ही तो आएगा, राइट? तो ये बात है ना। वहां पर मैंने कुछ लिखने में कुछ गड़बड़ी करी है क्या? अच्छा नहीं, ये तो R2 ही चला आ रहा है, ये सॉरी, ये इसमें से अगर किसी को कंफ्यूजन हो, पहले यहाँ पे मैंने R लिख दिया था, यहाँ तो R2 ही है। क्लियर हो गई बात भाई? ओके, ये क्या हो गई? सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, वो जो हमारा Q2 चार्ज वाला जो स्फेयर था, उसके चार्ज को भी हमने उठा करके क्या किया, Q1 के ऊपर ही रख, है ना। ये R1 रेडियस थी, ये वाला चार्ज Q1 था, ये माइनस Q2 था। तो मैंने क्या किया, ये जो माइनस Q2 वाला जो चार्ज था उसको कंप्रेस किया, उसको इधर से इसके पास ले आया, बिल्कुल इसके पास जमा, हर जगह से इसके पास ला करके उसको जमा, इधर से भी जमा दिया, इधर से भी जमा दिया, पूरा उसको क्या कर दिया, बिल्कुल इधर ले जा करके इसके साथ जॉइंट सा ही करवा दिया। ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर दी।
फाइनल एनर्जी कैसे लिखते हैं? देखो देखो, इसका एक बढ़िया तरीका तो क्या है, अब हमारे पास सिर्फ एक क्या बचा है, R1 रेडियस का स्फेयर बचा। कितने रेडियस का स्फेयर बचा है? R1। और उस पे चार्ज कितना बचा है अब? Q1 माइनस Q2। तो जो फाइनल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, K Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1। और इस हिसाब से अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क लिखना है तो आपको करना है U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी K Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बाय 2R1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें क्या, K Q1 स्क्वायर बाय 2R1 प्लस K Q2 स्क्वायर बाय 2R2 माइनस K Q1 Q2 बाय R2। बोलो भाई, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? इसको जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो देखो, Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर को अगर आप एक्सपैंड करो तो एक टर्म बनेगी K Q1 स्क्वायर बाय 2R1, वो कैंसिल हो जाएगा। एक टर्म बनेगी K Q2 स्क्वायर बाय 2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। और एक टर्म क्या बनेगी बेटे, प्लस K Q1 Q2 इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। क्या ये बात समझ में आती है भाई सब? है ना? देखो, इसको आप अलग अलग भी लिखते आप, अच्छा कई लोग सोचेंगे सर हम तो ऐसे सेल्फ एनर्जी ऑफ वन प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ टू प्लस इंटरेक्शन की एनर्जी ऐसे लिखना चाहते हैं, तब भी भाई आंसर आएगा। जैसे Q1 वाले की सेल्फ एनर्जी तो K Q1 स्क्वायर बाय 2R1 ही रही। Q2 वाले की सेल्फ एनर्जी K माइनस Q2 का होल स्क्वायर बाय, अब क्योंकि वो R1 रेडियस पे आ गए तो इतनी हो जाएगी। और इनकी इंटरेक्शन की एनर्जी वो कैसे लिखेंगे, K Q1 बाय R1, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस Q2 से मल्टीप्लाई करो। अब ये जो चीज मैंने डायरेक्टली लिख दी थी ना, इसको एक्सपैंड करोगे तो वही आ जाएगा आपके पास। देखो क्या वही आ जाएगा, KQ1 स्क्वायर बाय 2R1 प्लस KQ2 स्क्वायर बाय 2R1 और माइनस KQ1 Q2 बाय R, है ना? अच्छा, चेंज में भी देखो क्या हुआ है, फाइनली जो अपन ने चेंज का एक्सप्रेशन लिखा तो क्या नहीं बदला, इस पूरे कंप्रेशन के दौरान क्या नहीं बदला, वन की सेल्फ एनर्जी नहीं बदली। वन की सेल्फ एनर्जी पहले भी KQ1 स्क्वायर बाय 2R1 थी और बाद में भी KQ1 स्क्वायर बाय 2R1 रही। चेंज किस में आया, टू की सेल्फ एनर्जी में। तो ये चीज क्या बता रही है, टू की सेल्फ एनर्जी में चेंज। और किस में चेंज आया, वन और टू की इंटरेक्शन की एनर्जी में। तो ये बता रहा है वन और टू की इंटरेक्शन एनर्जी में चेंज। तो इतना वर्क एक्सटर्नल एजेंट को करना
हो गया भाई ये सबका? देखिए, तो ये काम होता है सेल्फ एनर्जी का। इस तरह से इसको अपन यूज करके जब कॉन्फ़िगरेशन बदली जाती है तो उसको पता लगा सकते हैं। अब देखो, एक और चीज यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है भाई? देखो, इसकी मैं पहले तुम्हें यूनिट बता देता हूँ। ये होती है जूल पर मीटर क्यूब। जैसे मास डेंसिटी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, चार्ज डेंसिटी होती है कूलम पर मीटर क्यूब, उसी तरह से एनर्जी डेंसिटी होती है जूल पर मीटर क्यूब। और एनर्जी डेंसिटी जैसा कि यूनिट से क्लियर है कि हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ E intensity of electric field exists in an infinitesimally small volume dV, and du is the potential energy due to the electric field E, then du by dV is called as energy density at that point, and it is equal to half epsilon naught E square. Energy per unit volume. It is equal to half epsilon naught. Infinitesimally, infinitesimally small, बहुत छोटा है ना, टेंडिंग टू जीरो। जैसे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो उसको क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। छोटा सा, बहुत छोटे से वॉल्यूम। देखो, हमने क्या कहा? हमने कहा कि जैसे ये हॉलो स्फेयर, राइट,
अब हॉलो स्फेयर क्या करता है, ये एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ही तो है। दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। चार्ज एक आर रेडियस की स्फेरिकल सरफेस पर है ना। तो हम कहते हैं कि देखो, ये एवरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज सम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट। जैसे ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 प्रोड्यूस करता है, और सेंटर से r डिस्टेंस पे चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kq/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E एट r ग्रेटर देन कैपिटल R। है ना। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस से लेकर के पूरा इन्फिनिटी तक है ना। तो आई कैन एसोसिएट इलेक्ट्रिक फील्ड विद एवरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ what you can do is you can associate electric field, or every charge distribution has its potential energy। every charge distribution has its potential energy। जैसे ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी वजह से एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है, सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस तक 0, और कैपिटल आर से इंफिनिटी तक kq/r², where small r is distance from the center, right। अच्छा, इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताओ भाई। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी बोलो जल्दी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, kq² / 2r, है ना। जो सेल्फ एनर्जी है वही तो है पोटेंशियल एनर्जी। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पोटेंशियल एनर्जी kq² / 2r। तो लोगों ने कहा कि यार मैं डायरेक्टली क्या करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंच जाऊं। I must have a mechanism through which, even if I don't know the charge distribution, but I know the electric field, I must be in a position to calculate potential energy directly from electric field। तो उसके लिए हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक टर्म एसोसिएट कर दी, क्या, एनर्जी डेंसिटी du/dv, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसको dv से मल्टीप्लाई करो, और इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दो, ऐड कर दो, तो आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, जितने भी रीजन में वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस पूरे रीजन में आप ऐड कर दो, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी इसकी पता चल जाएगी। जैसे 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 ये जो हमने लास्ट क्लास में kq²/2r डिराइव किया था ना, उसको डिराइव करने का यहाँ से भी एक तरीका आ सकता है अपने पास। व्हाट वी कुड हैव डन इज, हम ऐसा करते, इस स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते। वो क्या होता है, kq/r²। E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, kq/r²। स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका होल स्क्वायर। ये स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। 0 से स्मॉल r तक इतना नहीं है, ये सिर्फ कहाँ पे है,
सिर्फ स्मॉल r डिस्टेंस पे है। r को बदल दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कितने वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल है? क्या मैं बोल सकता हूँ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई r स्क्वायर dr वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल? हाफ मैंने 2 बार लिख दिया, एक हाफ को हटा। क्या इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इतने वॉल्यूम तक ही एप्लीकेबल है? तो इस एनर्जी डेंसिटी को इससे मल्टीप्लाई कर। अब क्या होगा? हाफ तो बाहर था ही, एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर स्क्वायर। और इसको इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक? इसको इंटीग्रेट कर देंगे अच्छा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से इंफिनिटी तक नहीं है इसमें। जीरो से कैपिटल आर तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट सिर्फ कैपिटल आर से इंफिनिटी तक आई। ये बात समझ में आई ना बच्चों? जीरो से कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कैपिटल आर से इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई के होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन से एक के कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू स्क्वायर बाई 2 आ गया। डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस 1 बाई आर फ्रॉम कैपिटल आर टू इंफिनिटी, माइनस साइन कॉमन आ गया, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2, 1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई। ये बात समझ में आती है? तो इस एनर्जी डेंसिटी की मदद से भी हमने क्या किया, इस स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर ली। अब देखो, अरे भाई इंटीग्रेशन किया ना बेटे हमने, कौन सा आर स्क्वायर इन द डेनोमिनेटर? दिस आर स्क्वायर। ये स्क्वायर हुआ तो आर की पावर 4 आया और यहाँ आर स्क्वायर था, तो ये कैंसिल हुआ। इसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया तो आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो क्या हुआ? -1/r हुआ ना। ठीक है, देखो अब इसमें अपने को इस बात से मतलब नहीं था कि वो स्फेयर है कि क्या है क्या नहीं है। हमें तो बस इतना जानना जरूरी था हमारे लिए कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था। बस हमें इतना जानना था कि जीरो से कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पे के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर है। बस इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जानना था, उसकी मदद से हमने एनर्जी ला करके रख दी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या है बच्चों? ये एक तरीका है जिसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक। यस यस यस, यहाँ पे कितना आएगा स्मॉल आर का? ये नोट कर लिया सबने? अब देखो इसी तरीके से सॉलिड स्फेयर की निकालते हैं अपन, है ना? सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फेयर। देखो सॉलिड स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? आर जीरो से कैपिटल आर तक,
के क्यू इंटू स्मॉल आर बाई आर, और कैपिटल आर से इंफिनिटी तक के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इसकी जब एनर्जी लिखेंगे अपन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी के क्यूब स्मॉल आर बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से कैपिटल आर तक, और बाद की लिख देंगे कैपिटल आर से इंफिनिटी तक। कितना? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन समझ में आया बेटे? इतना जो हमने लिखा, जल्दी बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी। जहां जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां वैसा सब्स्टिट्यूट कर दिया। 0 से कैपिटल आर में इस तरह का था, और आर से इंफिनिटी में ऐसा था। अच्छा, एक बात नोट करो कि ये वाला जो एक्सप्रेशन बना है, ये सेकंड वाला कैपिटल आर से इंफिनिटी वाला, क्या ये बिल्कुल हॉलो स्फीयर के जैसा ही बन गया है क्या? दिस एक्सप्रेशन, क्या ये हॉलो स्फीयर के जैसा ही बन गया है? हॉलो स्फीयर का भी तो वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना। बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में कोई अंतर ही नहीं। ये ठीक ऐसा ही तो एक्सप्रेशन बन गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट के क्यूब बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो इसका इंटीग्रेशन भी वैसा ही आ जाएगा। कितना? के क्यू स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ इसको डायरेक्टली कि नहीं? सेकंड वाले इंटीग्रेशन। और पहले वाले इंटीग्रेशन की बात करो तो वो कितना हो जाएगा? हाफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर की पावर 6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन किसका? आर की पावर 4 डी आर, फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। आर की पावर 4 डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? आर की पावर 5/5, तो कैपिटल आर की पावर 5/5। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 बाई के लिख करके एक के कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2 टाइम्स आर की पावर 6 इंटू आर की पावर 5/5 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर। तो ये कितना आ गया बेटे? के क्यू स्क्वायर बाई 10 आर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर। तो इसको आप लिखोगे तो ये 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म क्या लिखी हुई है? 0.1 के क्यू स्क्वायर बाई आर, और ये वाली टर्म क्या लिखी हुई है? 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, और ये दोनों ऐड होकर के कितने हो जाएंगे? 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर की एनर्जी हॉलो से ज्यादा आएगी, क्योंकि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो हॉलो में भी था, सॉलिड में भी है। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हॉलो में एक्स्ट्रा है।
अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हॉलो में एक्स्ट्रा है, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले वाले मेथड से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, वहां से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, पिछले वाले मेथड से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, उससे भी यही आएगा। हाँ, तो देखो, सॉलिड स्फेयर के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, सेल्फ एनर्जी या उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई आर। इसके दो हिस्से हैं, एक इनसाइड द स्फेयर वाला और एक आउटसाइड द स्फेयर। आउटसाइड, इस पूरी में से कितना हिस्सा बाहर है, 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 0.1 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करके भी इसको आप समझ सकते हैं। सॉलिड स्फेयर की सेल्फ एनर्जी या उसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई आर। इनसाइड वाली है 0.1 के क्यू स्क्वायर बाई आर, आउटसाइड वाली है 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई। ये नोट कर लिया भाई सबने। तो ठीक है बच्चों, बाकी फिर हम इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। हाँ हाँ, हम छोड़ ही रहे हैं। अच्छा, अभी यूनिट ऑफ चार्ज डेंसिटीज जूल पर मीटर क्यूब मैंने लिख दिया है वहां पर पहले ही। होमवर्क आपका क्या रहेगा बेटे, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में से सेक्शन एफ, ठीक है, एंड सेक्शन ई, और डिस्कस कब करेंगे, कल, टुमारो। नहीं नहीं, गॉस लॉ नहीं, गॉस लॉ से मैंने सिलेबस कम करा दिया है, गॉस लॉ नहीं आएगा, अब से आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल तक। जी हाँ जी। कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन करके लाने हैं। जी तो पहले ही दे दिया था मैंने, है ना, ई भी दे दिया था पहले, आज तो नया होमवर्क तो ये एफ ही है। होमवर्क है, स्कूल का एग्जाम है। ठीक है बेटे, जितना एक दो क्वेश्चन कर लो कोई, है ना, ताकि थोड़ा आइडिया तुमको लग जाए। जैसे टोटल 5 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन कर लो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा तुमको। तो जब भी ऐसा एग्जाम वगैरह आए तो क्या है भाई, पार्शियल कर लिया करो। 100% नहीं कर पा रहे हैं तो 50% होमवर्क कर लो, कम से कम 40% कर लो, ताकि क्या है, कुछ आइडिया हमको लग जाए, फिर बाद में जब मौका मिले तो पूरा कर लो। ठीक है।
ठीक है बच्चों, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर क्यूब, चार्ज डेंसिटी की यूनिट कूलम पर मीटर। ओके बच्चों, बाय। ये कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिट। बाय बच्चों।